हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 के अध्याय 12 मेघ आए और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो प्रस्तुत कविता में प्रकृति की निम्न गतिशील क्रियाओं का चित्रण हुआ है, जैसे हवा का तेज चलना। जब बादल आते हैं तो देखिए हवा तेजी से चलने लग जाती है। पेड़ों का झुकना व उचकना, दरवाजे खिड़कियां खुलना, आंधी चलना, धूल उड़ना, पीपल का डोलना, तालाब में लहरें उठना, नदी का मानो बाकी नज़र उठा करके ठिठक जाना, बाकी यानी तिरछी नज़र, क्षितिज पर बिजली चमकना, लताओं का छिपना, जल का बरसना, बांधों का टूट जाना। तो ये सभी गतिशील क्रियाएं कब होती हैं? जब बादल आते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता और ताल। तो सबसे पहले है धूल। किशोरी लड़कियों की प्रतीक है जो भाग भाग करके मेहमान के आने की खबर दे रही है। पेड़ गांव के पुरुषों के प्रतीक है। नदी गांव की युवती की प्रतीक है और लता नवविवाहिता जिसका प्रवासी पति शहर से गांव आया है। ताल घर का अंतरंग सदस्य, मेहमान का स्वागत करता। प्रश्न 3, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों? तो बादल रूपी मेहमान 1 वर्ष के बाद में आया था, इसलिए लता रूपी नवविवाहिता ने पेड़ रूपी किवाड़ की ओट में छिप करके देखा, क्योंकि बादल रूपी प्रियतम की दीर्घ प्रतीक्षा करने के बाद में आने पर वह व्याकुल भी है और उन्हें बिना देखे रह भी नहीं पा रही है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क्या है कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। विरहिणी नायिका को भ्रम था कि उसका नायक 1 वर्ष से उसकी सुध नहीं ले रहा है, वह उसे भूल गया है। पर साल भर के बाद में जब शहर से प्रवासी नायक लौट आया तो नायिका ने उससे क्षमा याचना की कि मेरे मन में आपके बारे में जो गांठ थी वह खुल गई है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। और ग्रामीणों को भ्रम था कि बादल आएंगे या नहीं, बरसेंगे या फिर नहीं, परंतु बादल समय पर आ गए, इसलिए ग्रामीणों के मन की गांठें भी खुल गईं और वे उनसे क्षमा याचना करने लगे। बादल के नियत समय पर आने से ग्रामीणों का भ्रम समाप्त हो गया। ख है बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। तो गांवों की युवा बधुएं यानी बहुएं घूंघट करती हैं। जब उन्हें मेहमान के आने की सूचना मिली तो उनके मन में उसे देखने की उत्सुकता होने लगी। वे अपनी जगह पर ठिठक गई यानी कि रुक गई और घूंघट सरका करके तिरछी नज़र से उसे देखने लगी। नदी भी मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए उत्सुक थी। हवा के चलने से उसकी लहरों में परिवर्तन होने लगा। तब ऐसा लग रहा था कि मानो उसने अपना घूंघट कुछ सरका दिया है और तिरछी नज़रों से मेहमान यानी कि मेघ को देख रही है। प्रश्न 5, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में
क्या परिवर्तन हुए? तो मेघ रूपी मेहमान के आने से देखिए वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सनसनाते हुए हवा चलने लगी, हवा से दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी, पेड़ झुकने लगे, पीपल जैसे बड़े पेड़ डोलने लगे, यानी कि वे भी बहुत तेजी से हिलने लगे, बेलें हर्षित हुई, तालाब में लहरें उठने लगी, क्षितिज पर बादल उमड़ने और गरजने लगी, बिजली चमकने लगी, रिमझिम वर्षा होने लगी, नदी में लहरें उठने लगी। प्रश्न 6, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? तो मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि उनके आने से गांव वालों के मन में ठीक वैसा ही उल्लास छा जाता है जैसे कि किसी सजे संवरे दामाद के घर में आने पर छा जाता है। प्रश्न 7, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोज करके लिखिए। तो देखिए मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जब किसी चीज को इंसान की तरह से दिखाया जाता है, यानी कि उसका मानवीयकरण कर दिया जाता है। और वहीं रूपक अलंकार में क्या होता है, किसी चीज को जब किसी दूसरी चीज के रूप में या किसी और चीज के रूप में दिखाया जाता है तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब मानवीकरण अलंकार के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो पहला है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ पर मेघ को दामाद के रूप में दिखाया गया है, अर्थात मेघों का यानी कि बादलों का क्या कर दिया है, इंसानों की तरह दिखाया है, उसका मानवीयकरण कर दिया गया है। तो ये क्या है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। उसी प्रकार से अब दूसरा है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो यहाँ पर बयार को स्त्री के रूप में दिखाया गया है। तीसरा है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो यहाँ पर पेड़ों को नगरवासी के रूप में दिखाया गया है। चौथा है, धूल भागी घाघरा उठाए नदी ठिठकी। तो यहाँ पर धूल और नदी को स्त्री के रूप में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से देखिए चीज़ों को जब इंसानों के जैसे दिखाया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। पांचवा है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। तो यहाँ पर पीपल को गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी माना गया है। और छठा है, बोली अकुलाई लता ओट हो किबार की। तो यहाँ पर लता को स्त्री का प्रतीक माना गया है। अब रूपक अलंकार के उदाहरण निम्न हैं। पहला है, क्षितिज अटारी। तो यहाँ पर क्षितिज को अटारी के रूप में दिखाया गया है। दूसरा है, दामिनी दमकी। तो यहाँ पर दामिनी दमकी को बिजली के चमकने के रूप में दिखाया गया है। और तीसरा है कि बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। तो यहाँ पर झरझर मिलन के अश्रुओं को बारिश के रूप में दिखाया गया है, यानी कि जब एक चीज़ को दूसरी जैसी चीज़ के साथ में उसको दिखाया जाए, उसके रूप में दिखाया जाए, तो वह रूपक अलंकार कहलाता है। प्रश्न 8, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। कविता में ग्रामीण परिवेश में प्रचलित रीति रिवाजों का सुंदर चित्रण हुआ है। इसमें दर्शाया गया है कि दामाद अपनी ससुराल बन ठन करके जाता है। दामाद का स्वागत सभी करते हैं। विवाहित युवतियां प्राय घूंघट निकाल करके पुरुषों के सामने आती हैं। मेहमान के पैर धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है। नव विवाहिता अपने पति से सबके सामने नहीं मिलती हैं और घूंघट की ओट में बात करती हैं। तो ये सभी रीति रिवाजों का यहाँ पर चित्रण हुआ है। प्रश्न 9, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान या फिर दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए।
तो आकाश में बादल का वर्णन। आकाश में नए बादल बन ठन करके आ गए। उनके आने पर हवा सनसनाते हुए बहने लगी, तो गलियों में उसके वेग से, किसके, हवा के वेग से दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी, धूल उड़ने लगी, पेड़ हिलने डुलने लगे, तालाब में प्रसन्नता की लहरें उठने लगी, नदी भी प्रसन्न हो गई। लताएं बहुत व्याकुल थी। उन्हें बादल के आने या न आने पर जो संदेह था वह संदेह दूर हो गया। क्षितिज पर बादलों की घटा छाई, बिजली चमकने लगी और रिमझिम वर्षा होने लगी। गांव में मेहमान का वर्णन। तो शहर से दामाद बन ठन करके गांव पहुंचा। उसके आने की खबर हवा की तरह से फैली। पुरुष उसे झुक करके देखने लगे तो स्त्रियां भी घूंघट सरका करके तिरछी नज़रों से उसे देखने लगी। किसी ने आगे बढ़ करके उसका स्वागत किया तो कोई पैर धोने के लिए पानी की परात ले आया। उसकी विरहिणी प्रियतमा को भ्रम था कि वह ना जाने कब आएगा, इसीलिए वह आकुलता से उसके सामने नहीं अपितु किवाड़ की ओट में मिली। तब उसने प्रियतम से क्षमा मांगी और दोनों के मधुर मिलन की बेला में उनके आंसू बहने लगे। प्रश्न 10, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इसमें भाव सौंदर्य है कि गांव में मेहमान यानी कि दामाद के आने की तुलना बादलों से की गई है। दामाद शहर से बन ठन करके आया है, तो इसमें बादलों के सौंदर्य की कवि ने सुंदर अभिव्यक्ति दी है। शिल्प सौंदर्य में बड़े बन ठन में बै वर्ण का प्रयोग बार बार हुआ है, तो अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यानी कि जब किसी वर्ण की बार बार से आवृत्ति हो रही हो, उसका बार बार प्रयोग हो रहा हो, तो वहाँ पर वह अनुप्रास अलंकार होता है। मेघों को पाहुन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पर यह क्या हुआ, रूपक अलंकार है। भाषा सरल, भावानुकूल एवं छंद तुकांत है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 11, वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देख करके एक अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए, जब बरसात आती है तो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें किस किस प्रकार के परिवर्तन हम देखते हैं, तो उसके ऊपर हमें एक अनुच्छेद लिखना है। तो वर्षा के आने से पहले धरती पर तपन यानी कि बहुत तेजी से धरती तपने लग जाती है, लू और शुष्कता होती है, जो कि वर्षा आते ही समाप्त हो जाती है। पहली बारिश में खेतों से मिट्टी की अनोखी गंध आने लगती है। अमराइयों एवं बनावलियों यानी कि बनों की लंबी लंबी कतारें, उसमें मोर की ऊंची कूक सुनाई देने लगती है। पहले जो पेड़ पौधे खेत बगीचे मुरझा रहे थे, वर्षा के आने से वो लहराने लगते हैं और उनमें नया जीवन आने लगता है। 2-4 दिन की बरसात के बाद में सारी धरती हरी भरी हो जाती है। जगह जगह तृण यानी कि तिनका राशि उग करके आँखों को प्रिय लगने लगती है। बरसात के पानी से पेड़ों के पत्ते एकदम धुल जाते हैं, बेलें तेजी से बढ़ने लगती हैं, आकाश में गहरे बादल छाए रहते हैं, रह रह करके बिजली चमकती है। कभी कभी बादलों की घोर गर्जना के साथ में तेज बारिश होने लगती है। सूर्य कभी चमकता है और कभी बादलों के पीछे छिप जाता है। बरसात होने से गांव के तालाबों एवं कुओं का जल स्तर बढ़ जाता है। सूखी नदी में भी पानी बहने लगता है।
इस तरह से बरसात के आने पर आसपास के वातावरण में अनेक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। प्रश्न 12, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? पता लगाइए। तो पीपल का पेड़ आकार में बड़ा ही विशाल तथा लंबी आयु वाला होता है। पीपल के पेड़ में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल का पेड़ रात और दिन हमारे जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन छोड़ता है और वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। इसीलिए वह गांव के सभी के लिए पूज्य होता है। वह हजारों पक्षियों, कीट पतंगों एवं अन्य जीव जंतुओं को आश्रय देता है और उनका पोषण करता है। इन्हीं सब भी विशेषताओं के कारण कवि ने पीपल को बुजुर्ग कहा है। प्रश्न 13, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ पर अतिथि या दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, लिखिए। यानी कि अब दामाद को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, तो इसके क्या कारण आपको नजर आते हैं वह लिखने हैं। तो हमारे समाज में आए इस परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे पहला है कि अब पुरानी मान्यताओं को लोग कम महत्व देने लगे हैं। दूसरा है कि अब दामाद को पाहुन ना मान करके घर का ही एक सदस्य मानते हैं, यानी कि उसको अतिथि नहीं मान करके घर का ही सदस्य मानते हैं। तीसरा है कि वर्तमान युग अर्थ प्रधान युग है। अर्थ अर्थात पैसा। तो खर्चे बढ़ने से ना तो दामाद का इतना आकर्षण रह गया है और ना ही उसकी मेहमान नवाजी करने में लोगों को ऐसी लगन रह गई है। चौथा है व्यस्त दिन जीवनचर्या के कारण सेवा सत्कार करने का अवसर अब कम ही मिलता है। पांचवा है शिक्षा के प्रसार से दामाद और बेटी का पक्ष बराबर हो गया है। छठा है संयुक्त परिवार परंपरा टूटने से अब व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया है। और सातवां है कि अब गांवों में अतिथि सत्कार की पुरानी परंपरा का निरंतर ह्रास हो रहा है। भाषा अध्ययन। प्रश्न 14, कविता में आए मुहावरों को छांट करके अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। तो कविता में आए मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग। सुधि लेना, तो इसका वाक्यों में प्रयोग है कि यार हिमांशु कभी तो अपने दोस्तों की सुध ले लिया करो। तो बच्चों आप भी अपने हिसाब से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। गांठ खुलना, तो वाक्यों में प्रयोग है कि दोनों भाइयों में वर्षों से जो गांठ पड़ गई थी वह अब खुल गई है। बांध टूटना, भूख लगने के बाद भी जब दूध नहीं मिला तो मेरे मामा की छोटी सी बच्ची के सब्र का बांध टूट गया। गर्दन उचकाना, बार बार खिड़की से दूसरों के घर में गर्दन उचकाना ठीक नहीं है। तिरछी नजरों से देखना, नवेली दुल्हन तिरछी नजरों से पति को देख करके मंद मंद मुस्काने लगी। तो इस प्रकार से ये कविता में आए हुए मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग है। प्रश्न 15, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। तो कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची है। आंचलिक शब्द यानी कि जो उस अंचल विशेष में या क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। तो शब्दों की सूची है बयार, पाहुन, घाघरा, बाकी, जुहार, किबार, ओट, हरसाया, परात, भरम, बरस, बाद, सुधि, लीनी। प्रश्न 16, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत कविता में 3-4 तत्सम शब्द आए हैं। दामिनी, मिलन,
क्षितिज और अंशु। इसमें सामासिक शब्दों का अभाव है। अति प्रचलित एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग भावानुरूप हुआ है। इसमें देशज शब्द नहीं है। इस तरह से प्रस्तुत कविता की भाषा सरल और सहज है। यथा मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। तो ये उदाहरण है जिससे पता चल रहा है कि इस कविता की भाषा सरल और सहज है। पाठ्येतर सक्रियता। बसंत ऋतु के आगमन का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बसंत को ऋतुओं का राजा अर्थात ऋतुराज कहा जाता है। बसंत ऋतु के आगमन से शीत का प्रकोप शांत हो जाता है, यानी कि थोड़ी जो सर्दी है वो अब लगभग समाप्त हो जाती है। पेड़ पौधों में नवजीवन का संचार होने लगता है। बसंत काल में न तो गर्मी रहती है और न ही सर्दी रहती है। मौसम एकदम गुलाबी हो जाता है। पेड़ पौधों में कोपलें आती हैं, यानी कि छोटी छोटी पत्तियां निकलने लग जाती हैं। कलियां एवं फूल खिल उठते हैं। पर्वतीय भूमि पर तो हजारों किस्म के फूल स्वयं ही खिल उठते हैं। रंगों का त्योहार होली, बसंत पंचमी आदि के कारण जनमानस में उल्लास छा जाता है। खेतों में चना और मटर पकने लगता है। गेहूं, जौ की बालें पकने लगती हैं और सरसों के खेतों की पीली चादर सर्वत्र फैल जाती है। बागों में आम पर बोर आ जाता है। वृक्ष नवीन पत्ते धारण करके शोभा को बिखेरने लगते हैं तो वनों में महुआ महकने लगता है। सारा वातावरण वासंती सुषमा से व्याप्त हो जाता है। दक्षिण की हवा मंद सुगंध बहती है तो पूर्वाई हवा का रुख भी मंद रहता है। सभी जीवों, पशु पक्षियों को भी बसंत ऋतु की मादकता का आभास हो जाता है और सभी के मन में उल्लास, उमंग, मस्ती छा जाती है। बसंत के आगमन से सब कुछ बदल करके नया हो जाता है। प्रस्तुत अपठित कविता के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कविता है, दिन दिन धा धमक धमक, मेघ बजे दामिनी यह गई दमक। मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला, दादुर कहते हैं मेढक को, तो दादुर का कंठ खुला। मेघ बजे, धरती का हृदय खुला। मेघ बजे, पंख बना हरी चंदन, पंख कहते हैं कीचड़ को, तो पंख बना हरी चंदन। मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन। मेघ बजे, धिन धिन धा। प्रश्न 1, हल्का है अभिनंदन में किसके अभिनंदन की बात हो रही है और क्यों? तो इसमें वर्षा और हल्का अभिनंदन की बात हो रही है। वर्षा का अभिनंदन सभी प्राणी एवं समस्त प्रकृति करती है। वर्षा होते ही किसान हल लेकर के खेतों में चला जाता है, इसीलिए हल का भी अभिनंदन किया जाता है। प्रश्न 2 है, प्रस्तुत कविता के आधार पर बताइए कि मेघों के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो मेघों के आने पर बिजली चमकने लगी, मेंढक बोलने लगे, धरती धुली धुली सी लगने लगी, चारों ओर कीचड़ दिखाई देने लगा तथा कृषक अपने हल आदि कृषि के उपकरणों को ठीक करने लगे। इस तरह से मेघों के आने पर प्रकृति में परिवर्तन होने लगे। प्रश्न 3 है, पंख बना हरी चंदन से क्या आशय है? जैसे कि हरी चंदन पवित्र होता है और यह देवताओं को लगाया जाता है। प्रसाद के रूप में इसे मस्तक पर लगाते हैं तथा शरीर पर लेपते हैं। उसी प्रकार से वर्षा के आने पर खेतों की मिट्टी गीली होकर के कीचड़ बन गई, जो कि कृषक के शरीर पर
हरी चंदन के समान लग गई। उस उपजाऊ मिट्टी के कीचड़ से उसका तन मन पवित्र हो गया। प्रश्न 4, पहली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पहली पंक्ति में वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 5वां है, मेघ आए और मेघ बजे किस इंद्रिय बोध की ओर संकेत करते हैं? यानी कि इसमें हमारी कौन सी इंद्रिय का उपयोग हुआ है? तो मेघ आए, इसमें नेत्र इंद्रिय का बोध यानी कि दृश्य बोध की ओर संकेत है। मेघ बजे, इसमें कर्णेंद्रिय का बोध हुआ है यानी कि श्रव्य बोध की ओर संकेत किया गया है। शब्द संपदा, तो ये बच्चों आपके इस कविता से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे पाठ के अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।